आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद अभिषेक। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग फिजिक्स में अपना चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर रहे थे। आज उस चैप्टर का लास्ट पार्ट 5 होगा, जिसमें केवल और केवल आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को रखूंगा। इसके पहले वाले जितने भी पार्ट थे उनमें मैंने इसके जितनी भी थ्योरेटिकल पार्ट था, न्यूमेरिकल्स पार्ट था और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे डिस्कशन कर लिए हैं। तो आज कुछ हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको देख करके आज एक पूरे चैप्टर को फिर से एंड करेंगे और कल की क्लास में फिर हम लोग क्या करेंगे, वही पुरानी गाड़ी चलेगी अपनी फिजिक्स मैथ। तो फिजिक्स कंप्लीट, तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ। तो स्टार्ट करते हैं अपने ही कुछ क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था कि कुछ चुने हुए क्वेश्चन, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस पर ही बात की जाएगी। तो उन्हीं सिलेक्टेड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि does the electric potential increases or decreases along an electric lines of force। क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। हमेशा याद रखना, जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात की जाए, इलेक्ट्रिक लाइंस की नहीं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात की जाएगी तो पोटेंशियल इज ऑलवेज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कभी इंक्रीज नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी था। सेकंड वाला का आंसर जो है आप सबको मुझसे ज्यादा आता है, मुझे पता है कि मेरे क्वेश्चन पढ़ते ही आपका आंसर आपके पास होगा। क्वेश्चन ये है कि विल एन इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स टूवर्ड हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, और सेम कंडीशन बतानी है, यही काम प्रोटॉन के लिए करें तब क्या होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कहां पर, टुवर्ड्स हायर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो मुझे बताना है इलेक्ट्रॉन के केस पर क्या होगा और ऐसे ही प्रोटॉन के केस पर क्या होगा। हमेशा याद रखना, माइंड में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वही एक हम लोगों ने बचपन में पढ़ा, एक न्यूक्लियस पढ़ा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को डाल दिया, न्यूट्रॉन को डाल दिया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, बाहर घुमाने स्टार्ट कर दिया। तो बाहर घूम कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने पहले भी इस चैप्टर में पढ़ा था, इसके सबसे पहले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिफिकेशन थ्योरी पढ़ी थी शायद हम लोगों ने, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा था। तो वहां पर भी सेम चीज की बात की गई थी कि भैया कभी भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो पहले इलेक्ट्रॉन झेलता है, इलेक्ट्रॉन पूरा झेल लेगा, उसके बाद प्रोटॉन के पास बात आती है। तो कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो इलेक्ट्रॉन के केस के लिए क्या हो जाएगा, फॉर लिख सकते हैं आंसर कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा। क्लियर। और अगर कभी बात आती प्रोटॉन की तो भैया प्रोटॉन जाता कहाँ है, वो तो भैया एकदम जैसे है वैसे ही पड़ा रह गया, पॉजिटिव चार्ज है, वो कह रहा हम कहीं नहीं जा रहे, जो करना है आपको करिए। तो प्रोटॉन जब कहीं जा नहीं रहा है तो प्रोटॉन के लिए क्या डाल देंगे, यहाँ पे फिर लिखेंगे फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए यहाँ लिख लो प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगी, लोअर पोटेंशियल एनर्जी या लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर। फिर से इस क्वेश्चन देख लेते हैं कि कभी भी ये पूछे कि इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड में, कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज करता है, घटता है या बढ़ता है, हमेशा याद रखना कि वो डिक्रीज करता है। ऐसे ही अगर ये क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा पूछ ले भैया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में अगर कभी भी ये लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उनकी पोटेंशियल हाई होगी कि लो होगी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए याद रखना हाई होगी और प्रोटॉन के लिए हमेशा याद रखना कि उसके लिए लोअर पोटेंशियल होगा या पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए लो होगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, आज चैप्टर को एंड करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यार थोड़ा सा टफ हो रहा है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आगे बात करते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 10 NC, NC का मतलब नैनो कूलम, बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर इस क्वेश्चन में लास्ट में अगर ये पॉइंट अगर ना दिया होता तब तो भाई क्वेश्चन टफ था,
लेकिन जैसे ही हमने देखा कि वर्क डन बताना है, वो भी 2 पॉइंट्स के बीच की बात कर रहा है, और सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो कभी भी ऐसी कंडीशन में 2 से 3 कीवर्ड्स आप ध्यान रखना। इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, 2 पॉइंट्स के बीच की बात करे, और फाइंड करे कि वर्क डन पूछे, वैल्यू वो कुछ भी दे दे, चार्ज दे दे, उसमें करंट भी फ्लो करा दे, उसमें कैपेसिटेंस दे दे, सब कुछ दे दे, लेकिन अगर इतने कीवर्ड्स आपको मिल जाए कि वर्क डन मिल गया, बिटवीन 2 पॉइंट्स मिल जाए, 2 लोगों के बीच में, सरफेस कैसा हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, और वर्क डन की बात करें, तो हमेशा याद रखना वर्क डन कितना होगा, 0। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल के लिए डायग्राम कितने भी खतरनाक पढ़े थे इसके पहले भी। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा ही सीपीएमटी 1985 की बात है, सीपीएमटी का एग्जाम होता था तो नीट हो गया, तो वहां पर एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, मुझे डायग्राम याद है कि एक ऐसा उन्होंने क्या किया, सर्कल बना दिया, सर्कल पे क्या किया, पॉइंट से रख दिया, इसको एक चार्ज दे दिया कि इसको भैया +q चार्ज दे दो, और ऐसे करके इसको मिला दिया, ए बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये 5 पॉइंट हो गए। तो उन्होंने क्या बोल रखा था कि एक मेरे पास चार्ज क्यू है, जिसको हम लोग सेंटर पॉइंट कुछ भी लेट कर सकते हैं, ए बी सी डी, तो मुझे क्या बताना है इसमें कि बी सी डी ई पर चार्ज क्या होगा। क्लियर, हमेशा याद रखना कि बी सी डी पर चार्ज क्या होगा। पहले तो इन्होंने बताया कि +q चार्ज ए को दे दिया, फिर बी एंड सी को, डी को, ई को अगेन चार्ज कर दिया, तो फिर कह रहा है भैया इसमें वर्क डन क्या होगा। फिर हम लोग डायग्राम देखते हैं कि भैया ये क्या है, सर्कल है, सर्कल में कभी भी चेंजेस नहीं आएंगी। सर्कल बनाए, कभी भी याद रखना सर्कल पे जो भी ये पॉइंट्स हैं, इनके डिस्टेंस में कभी चेंजेस आती है क्या। और वर्क डन फिर कह रहा है 2 पॉइंट्स के बीच में, फिर डिस्टेंस कह रहा है, मतलब ए टू बी क्या होगा, या ए टू सी क्या होगा, या ए टू डी क्या होगा, या डी टू ए क्या होगा। 2 पॉइंट्स के बीच में फिर वर्क डन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ऐसे ही कई सारे आपसे डायग्राम को देता रहेगा और पूछेगा कि भैया वर्क डन कितना है। तो अब माइंड में बस एक चीज याद रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अकॉर्डिंग वर्क डन की कभी बात करेगा तो वर्क डन कितना होगा हमारा, 0। ठीक, ऐसे ही चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर लगा लेना आप लोग, MI का सिंबल बना लेना, पहले ही बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन रीजनेबल एबिलिटी कहे जाते हैं, इनको थोड़ा सा माइंड में रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट कि एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, 2 लोगों की बात कर रहा है, एक अल्फा पार्टिकल है और मेरे पास एक प्रोटॉन है, दोनों को एक्सेलरेट कर रहे हैं विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक, तो हमें कह रहा है विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द सेम पीडी, फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट पार्ट हो गया कि वेलोसिटी का रेशियो बताना है और लीनियर मोमेंटम का रेशियो बताना है। क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन ऐसा है, फिर से सुन लो, कि मेरे पास 2 लोग हैं, एक अल्फा पार्टिकल एक प्रोटॉन है। क्लियर, अब इनसे कह रहा है कि दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है। चलो सेम कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्या कह रहा है कि V अल्फा इज इक्वल टू BP, कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन आर सेम, देन फाइंड द रेशियो ऑफ, इनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा और इनकी लीनियर मोमेंटम मतलब P का रेशियो क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी आ जाए तो पहले जो हमें कह रहा है उसका एक बार माइंड में रिकॉल कर लेते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, स्मॉल v, वेलोसिटी इज इक्वल टू √2qv/m। q क्या होता है, चार्ज होता है, v क्या है, वही पोटेंशियल है, एंड m क्या है, मास। तो बस अगर छोटे छोटे हम लोग को कैलकुलेशन में कुछ बातें पता हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, जितना मास अल्फा पार्टिकल का होता है, ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट कह लें, 4 टाइम्स जितना मास है प्रोटॉन का वो होता है अल्फा के इक्वल। ऐसे ही Q अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स QP,
थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पहले जो डाटा हमें जो पता था वो हमने लिख लिया कि अल्फा की वैल्यू 4 टाइम्स होती है प्रोटॉन की, और अल्फा जो होता है, अल्फा का चार्ज जो होता है वो 2 टाइम्स होता है प्रोटॉन का। ठीक, अल्फा को हम लोग एक्चुअली रियल में बोलते हैं हीलियम। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कैसे 4 टाइम्स 2 टाइम्स होता है। अल्फा इज इक्वल टू होता है 2He4, मास ऊपर लिखते हैं इसीलिए 4 टाइम्स हो जाता है। क्लियर। और चार्जेस इसका 3.4 या 3.2 है क्या अप्रॉक्स होता है, इसीलिए 2 टाइम्स हो जाता है चार्ज। अब ये चीजें हमें पहले से पता थी तो हमने वही लिख लिया। अब क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन बस ये कह रहा है कि ये कंडीशन अगर सेम है तो यहाँ पे क्या करो, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग कर लो। वेलोसिटी फॉर, ये अल्फा के लिए कर लेते हैं। पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या कर लेते हैं, क्यू अल्फा कर लो। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा अपना फार्मूला चेंज कर लेते हैं। रेशियो फाइंड करना है, दोनों को डिवाइड कर लेंगे। मतलब वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2Q अल्फा हो जाएगा। पोटेंशियल कह रहा सेम है तो पोटेंशियल नो चेंज कर दो, अपॉन m, ये m अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली क्या होगा कि Bp मतलब प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन पार्टिकल क्या हो जाएगी, तो अंडर रूट 2Q, ये हो जाएगा P, पोटेंशियल फिर सेम है, मास हो जाएगा MP। मध्य प्रदेश नहीं, MP सर, MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। अब कह रहा है दोनों का रेशियो बता दो, तो रेशियो के लिए क्या करेंगे, बी अल्फा अपॉन BP इज इक्वल टू अंडर रूट, बड़ा सा लगा लो, पहले अल्फा की वैल्यू 2Q अल्फा, पोटेंशियल सेम है, अपॉन मास ऑफ अल्फा, इनटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब MP अपॉन 2QP इंटू V। B से B कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आई थिंक और कुछ भी कैंसिल नहीं है तो मत करो। अब क्या हो जाएगा, V अल्फा अपॉन BP इज इक्वल टू अंडर रूट Q अल्फा, Q अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2QP अपॉन M अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 4MP इंटू, इसको नो चेंज रखो, MP अपॉन QP, QP MP MP कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, मतलब B अल्फा अपॉन BP इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन 2 अंडर रूट। रेशियो के फॉर्म में अगर लिखना है तो B अल्फा रेशियो BP इज इक्वल टू 1 रेशियो अंडर रूट 2। 1:2 का रेशियो आ जाएगा किसमें, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का अगर रेशियो कोई पूछता है तो कुछ ये कंडीशन से फॉर्मूला इसका डिराइव होगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। चलो, अब अगर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है तो बस इतना सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखो थोड़ा सा तिकड़म तो था, नो डाउट, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं हम लोग रिलेट करके ही लगा सकते हैं। कैसे पता चला कि हमें यही फार्मूला अप्लाई करना है, तो याद रखो वेलोसिटी और पोटेंशियल का और कोई क्या रिलेशन आपके दिमाग में आ रहा है। अगर वेलोसिटी और पोटेंशियल दोनों एक में आए, अगर कोई फार्मूला आपको रिकॉल हो रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा। ओवरऑल फिर क्या कहा, दोनों का रेशियो पूछ रहा था। कुछ चीजें हमें पहले से पता थी कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये चीजें बस पता थी, इनकी वैल्यू हमने पुट कर दी और सॉल्व कर लिया। फाइनल रेशियो पूछ रहा था, रेशियो आ गया। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एक आध एग्जाम में जरूर मिलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ISC 2005 का क्वेश्चन है, लिख लो। क्वेश्चन में एक डायग्राम बना के दे दिया कि एक मेरे पास सर्कल है जिसमें पॉइंट A, P एंड C दे रखे गए हैं। A का जो चार्ज है वो 2 कूलम है, सेंटर का जो चार्ज है वो 5 कूलम है एंड B का मुझे पता नहीं। तो क्वेश्चन को देखो कितना घुमाया गया है और घुमा फिरा करके कितना बात की गई। क्वेश्चन कह रहा है कि अ चार्ज ऑफ 5 कूलम इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के जो सेंटर है, सेंटर पर 5 कूलम का चार्ज प्लेस है। रेडियस मुझे 10 सेंटीमीटर दे दी गई। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द वर्क डन
is moving a charge of 2 coulomb from point A to B on the circumferences of the circle. अब ऐसे क्वेश्चन इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि चार्ज भी दे रखा है, उसके बाद चार्ज 1 2 3 चार्ज दे रखे हैं, रेडियस भी दे रखा है। अब दिक्कत आ रही कि वर्क डन में करें क्या। तुरंत माइंड में फॉर्मूला आता है कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू कर दें, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कर दें। D गिवन है, F का मुझे पता नहीं, F के लिए फिर सोचें, मतलब सब दिमाग लगा डालेंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट है वहां पे आने में दिक्कत। तो मेन पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं, तो बात करते हैं। कह रहा है कि एक चार्ज है जिस पर 5 माइक्रोकूलम, एक सर्कल है जिस पर 5 कूलम मुझे सेंटर का चार्ज दे रखा गया है। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, जो कि है क्या, इस वाले को 2 से यहां तक लाने के लिए वर्क डन कितना होगा। तो मैंने अभी बताया कभी भी सर्कल मिल जाए, 2 पॉइंट्स की बात कर ले, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने माइंड में याद रखना, सीधे लिख देना 0, और बहुत अगर रीजन लिखना है तो याद रखना सेंटर पर जो चार्ज होगा वही A to B भी होगा। क्लियर। तो बहुत अपना दिमाग नहीं लगाना कि अपना अलग अलग फॉर्मूला सोचते रहें और लगाने की कोशिश करते रहें कि नहीं कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ द चार्ज 2 कूलम बी फर्स्ट टेकन फ्रॉम द पॉइंट A to P एंड P to B, विच पाथ इज मोर वर्क डन। वाह। कह रहा है कि पहले A से P पर आए, P से B पर आए, तब वर्क डन क्या होगा, और बताना ये है कि किसकी पिच, किसकी डिस्टेंस ज्यादा लगेगी। मैंने तो खैर ज्यादा पास बना दिया है, एक्चुअली बुक में कुछ ऐसे बना है, इसको इधर से कर लो। तो भैया ये फिजिक्स है, देखने से काम नहीं कि ये नाप लिया, अच्छा ये छोटा है, ये ज्यादा बड़ा लग रहा है तो P to B लगा दो, P to B बहुत बड़ा है। भाई पाथ पूछ रहा है कि P to A बड़ा है कि P to B बड़ा है, यही तो करोगे कि भाई देखा अरे भाई तो इतना छोटा आ गया, इतना। अब हम लोग क्या है, साइंस के स्टूडेंट है, तो देखने से काम नहीं चलेगा, उनको प्रूविंग देनी पड़ेगी तभी तो वो मानेंगे। तो सीधे सीधे इन्होंने कहा है इफ द चार्ज 2 कूलम, ये वाले को पहले P से A पर लाएं, देन P से B पर लेकर के आए, तो कौन सा पथ मोर वर्क डन कवर करेगा। क्लियर। तो याद रखना ऐसी कंडीशन में एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक। और ऐसी कंडीशन में A to P आऊं या P to B आऊं, दोनों में ही पोटेंशियल सेम होगा। कैसे, अगर A to P आएंगे तो क्या लिखेंगे, VA माइनस BP, देन कहां से प्लस VP माइनस BB, यही तो करेंगे। पहले A से P पर आए, देन P से B पर आए, तो पोटेंशियल तो ऐसे ही निकालते थे हम लोग अकॉर्डिंग टू डिफरेंस। ये से ये कैंसिल आउट, बचा क्या मेरे पास, PA माइनस PB। बात तो फिर वही आ गई, अगर इनके पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन भी क्या होगा, दोनों का रिलेशन दिख रहा है आंखों से, कैसा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बना है, ये एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, समानुपाती दिख रहा है। इसीलिए कह सकते हैं कि इन दोनों के लिए ही कंडीशन पे ऐसा कभी नहीं होगा, दो के दोनों ही पाथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम A to P आए या P to B आए या B to P जाए या P to A जाए, लेकिन अगर ये पूछा जाए मोर पाथ कौन सा है, तो दो के दोनों ही पथ क्या हैं, इक्वल होंगे। यहाँ पर लिख लेना इक्वल पाथ होंगे। क्यों होंगे ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर। चलो नेक्स्ट। तो आप सबने भी मेरे साथ काफी मेहनत की और आज हम लोग इस चैप्टर का एंड क्वेश्चन देख रहे हैं। आई होप आपको ये सब पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स आ रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसको जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। एंड प्लीज अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए बोलते रहिए। तो लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कह रहा है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन कहीं से और आ जाए, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या इफेक्ट आएगा, वो इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी।
मैंने पहले ही पढ़ाया था ये चीज कि कभी भी अगर एनर्जी की बात करता है, एक सिस्टम पे आ गया, अगेन सिस्टम पे आ गया, तो हम लोगों ने जब इसका डेरिवेशन किया था, एक न्यूमेरिकल्स भी किया था जिसमें चार चार हम लोगों ने चार्जेस को ले रखा था। एक आया था तो क्या इफेक्ट आया, दो आया तो क्या इफेक्ट आया। हमेशा याद रखना कि एक में ही जब दूसरा कभी आ जाएगा, बात एनर्जी की होगी, तो एनर्जी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे लिख लेना, वो हमेशा इंक्रीज होगी। एनर्जी इज ऑलवेज इंक्रीजेज फॉर इन दिस सिस्टम। तो बस आज के लिए इतना ही क्लास। मिलते हैं हम लोग कल फिर मैथ्स की क्लास में। आई होप आप लोग को जो दिक्कतें होंगी आप मुझे प्लीज़ वो कमेंट्स कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।